आगे हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं, जिसे ड्रग की डील करने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया था। एलजे की मां पुलिस ऑफिसर से मिलती है, तब पुलिस ऑफिसर एलजे को माइनर होने की वजह से जेल में नहीं डालती, लेकिन अब एलजे को हर हफ्ते पुलिस में आकर हाजिरी देनी होगी और कम से कम 1 घंटा बैठना होगा। उधर वेरोनिका क्रैप की गर्लफ्रेंड लेटिसा से मिलने उसके घर गई, लेकिन लेटिसा को लग रहा था कि वेरोनिका भी उन लोगों से मिली हुई है, इसीलिए वो वेरोनिका पर ही गन तान देती है और वहाँ से जाने कहती है। लेकिन वेरोनिका लेटिसा को इस बात के लिए मना लेती है कि वो जब चाहे उसके ऑफिस में आकर सारी सच्चाई बता सकती है। आगे हम माइकल और सुकरे को जेल में काम करते हुए देखते हैं। तब माइकल सुकरे के सामने ही वही नकली सेलफोन निकालता है और एक कपड़े में लपेटकर एक बॉक्स में रख देता है। माइकल के पास सेलफोन देखते ही सुकरे चौंक गया। तब माइकल सुकरे को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। उधर लिंकन ऑफिसर बेलिक को जेल में सेलफोन होने की खबर देता है और साथ में ये भी बताता है कि सुकरे को उस सेलफोन के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल ये माइकल और लिंकन का प्लान था, क्योंकि उन्हें सुकरे की ईमानदारी टेस्ट करनी थी। आगे बेलिक सुकरे के पास जाकर कहता है कि जेल में कुछ रूल्स बदल दिए गए हैं, इसीलिए वो अब से कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से उस कमरे में नहीं मिल सकता जहाँ वो दोनों हमेशा यामाकाटा किया करते थे। ये सुनकर सुकरे थोड़ा परेशान हो गया। तब बेलिक कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे सेलफोन के बारे में बताना होगा कि वो सेलफोन कहाँ रखा है। लेकिन सुकरे सब कुछ पता होने के बाद भी बेलिक को कुछ नहीं बताता। तब बेलिक गुस्से में सुकरे को सजा के तौर पर वर्कशॉप में लेकर आता है और उसे सारा दिन कपड़े धोने का काम देता है। तब बेलिक और माइकल समझ गए कि वो लोग सुकरे पर भरोसा कर सकते हैं और उसे अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। आगे सुकरे माइकल के पास जाकर सेलफोन मांगता है। तब उसे पता चला कि वो सेलफोन नकली है। इसके बाद माइकल सुकरे को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन ये सुनते ही सुकरे भड़क गया और कहने लगा कि वो वैसे भी 1.5 साल में जेल से रिहा होने वाला है, इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिससे उसकी सजा और बढ़ जाए। और अगर माइकल ने उसके सेल में ऐसा कोई काम करने का सोचा तो वो वार्डन को माइकल के प्लान के बारे में सब कुछ बता देगा। वही दूसरी तरफ फेलिक्स फिर से जॉन अब्रूजी से मिलने जेल में आता है। तब जॉन माइकल के पैर की उंगली देखकर बताता है कि माइकल किसी भी कीमत पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन तभी जॉन देखता है कि फेलिक्स जेल में उसके बच्चों को भी लेकर आया है। दरअसल फेलिक्स जॉन को ये बताना चाहता था कि अगर उसने फिबोनाची का पता नहीं लगाया तो वो उसकी फैमिली को सच में खत्म कर देगा। उधर लेटिसा वेरोनिका के ऑफिस जाकर बताती है कि लिंकन के गिरफ्तार होने के बाद कुछ लोग उसके बॉयफ्रेंड क्रैप के घर आए थे और उन्होंने क्रैप को $90,000 भी दिए थे। लेटिसा ये भी बताती है कि लिंकन के केस में गवर्नमेंट के बहुत से लोग मिले हुए हैं। वेरोनिका लेटिसा के बयान को लिखना चाहती थी ताकि वो उस बयान को लिंकन की बेगुनाही में साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी लेटिसा कुछ देर के लिए सिगरेट पीने ऑफिस से बाहर गई। लेटिसा के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद वहाँ पॉल आया और कहने लगा कि वो लिंकन को बेगुनाह साबित करने में उसकी मदद करेगा और अगर उसके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे लिंकन की बेगुनाही साबित हो जाए तो वो पॉल को दे सकती है। लेकिन पॉल की बातों से वेरोनिका समझ गई कि पॉल उसे अपनी बातों में उलझाकर सारे सबूत लेकर चला जाएगा, इसीलिए वो पॉल की मदद लेने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने कहती है। पॉल के जाने के बाद वेरोनिका लेटिसा को बाहर निकलकर ढूंढने लगी, लेकिन लेटिसा उसे कहीं भी नजर नहीं आई। उधर जेल में सुकरे अपना सेल शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो माइकल के चक्कर में फंसने वाला है। माइकल उसे काफी समझाता है, लेकिन सुकरे उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना सेल बदल लेता है। आगे माइकल जब मेस में खाना खाने गया तब टी बैग उसे दूर से देख रहा था। वो अपने हथियार से माइकल का काम तमाम करने ही जा रहा था। तभी जॉन अब्रूजी उसे रोक लेता है और बताता है कि माइकल सिर्फ टी बैग का ही नहीं बल्कि उसका भी दुश्मन है, इसीलिए वो दोनों मिलकर माइकल को खत्म करेंगे। अब खाना खाने के बाद माइकल जब अपने सेल में वापस जा रहा था तब जॉन का एक आदमी उसे धक्का देते हुए एक कमरे में लेकर गया जहाँ टी बैग और जॉन उसका वेट कर रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद टी बैग अपना हथियार एक दीवार पर रख देता है। तभी जॉन पार्टी बदलते हुए टी बैग को ही पीटने लगा। इसके बाद जॉन माइकल से उसकी उंगली काटने के लिए माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब माइकल जॉन को अपने एस्केप प्लान के बारे में बता देता है और साथ ही माइकल जॉन से उसका प्लेन मांगता है ताकि जेल से बाहर निकलने के तुरंत बाद वो देश छोड़कर भाग सके। और जैसे ही माइकल देश के बाहर निकल जाएगा तब वो जॉन को फिबोनाची के बारे में सब कुछ बता देगा। आगे माइकल जब की से सेल के टॉयलेट को खोलने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ बेलिक पहुँच गया। वो हेवायर नाम के एक कैदी को माइकल के सेल में ट्रांसफर कर देता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि हेवायर का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिला हुआ था, क्योंकि उसे साइकेट्रिक वार्ड से लाया गया था। वही दूसरी तरफ हम पॉल और डैनी को देखते हैं जो अपनी कार को जंगल में एक सुनसान जगह पर पार्क करते हैं और फिर कार के डिक्की से लेटिसा को बाहर निकालते हैं। मतलब लेटिसा जब सिगरेट पीने वेरोनिका के ऑफिस से बाहर निकली तब पॉल ने उसे किडनैप कर लिया। जंगल में लाने के बाद पॉल डैनी से लेटिसा का काम तमाम करने कहता है, लेकिन तभी लेटिसा डैनी को चकमा देकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन बेचारी लेटिसा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, क्योंकि डैनी और पॉल मिलकर उसे शूट कर देते हैं और लेटिसा का काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद पॉल गोलियों की शेल उठाकर वहाँ से निकल गया। उधर माइकल रात होने पर फिर से टॉयलेट के केबिन को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका नया सेलमेट हेवायर उठकर माइकल को बताता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी सो नहीं सकता। ये जानने के बाद माइकल पूरी तरह से निराश हो गया, क्योंकि वो हेवायर के सामने सेल में खुदाई नहीं कर सकता। कहानी में आगे हम लिंकन को देखते हैं जो रात के समय अपने सेल में सो रहा था। तभी कुछ गार्ड आकर लिंकन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए और आगे लिंकन देखता है कि उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए एक रूम में लाया गया है। इसके
बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। तब बेलिक लिंकन के पास आकर उसे शांत रहने कहता है और एक गार्ड लीवर को नीचे करता है और लिंकन को झटका लगता है। तभी अचानक लिंकन की नींद खुल गई और हमें पता चला कि लिंकन एक बुरा सपना देख रहा था। मतलब जैसे जैसे मौत का दिन करीब आ रहा है, लिंकन की दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे उल्टे सीधे सपने आने लगे। वही दूसरी तरफ हाई वायर जब अपने सेल में नहीं था, तब माइकल इस बात का फायदा उठाकर टॉयलेट के पीछे से पत्थर को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती, क्योंकि कुछ ही देर में हाई वायर अपने सेल में वापस आ गया और माइकल को जल्दी से अपना काम बंद करना पड़ा। हाई वायर जब माइकल से बात कर रहा था, तभी उसका ध्यान माइकल की बॉडी पर बने टैटू पर गया और वो टैटू के बारे में माइकल से पूछताछ करने लगा, लेकिन माइकल उसे अपनी बातों में घुमा देता है और बताता है कि वो बस एक आम टैटू है, क्योंकि उसे टैटू बनाने का बहुत शौक था। लेकिन हाई वायर ने टैटू की बनावट को समझ लिया था और उसे माइकल पर शक होने लगा था, इसीलिए अब वो हर जगह माइकल का पीछा करने लगा। उधर माइकल अपने हाथ पर बने एक टैटू को देखता है जिस पर क्यूट प्रिजन लिखा था। अब ये क्यूट प्रिजन क्या है, ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे जॉन अब्रूजी माइकल से उसके एस्केप प्लान की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। तब माइकल उसे बताता है कि वो उसके नए सेलमेट हाई वायर से काफी ज्यादा परेशान है और उसके रहते हुए वो अपना काम नहीं कर पा रहा। तब जॉन कहता है कि इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वरना वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा, इसीलिए माइकल को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी। आगे माइकल वार्डन के ऑफिस में जाकर ताजमहल के रेप्लिका को कंप्लीट करने में लग गया, जिसके बाद माइकल वार्डन को अपने सेलमेट हाई वायर को उसके सेल से ट्रांसफर करने की बात करता है, लेकिन वार्डन ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। वार्डन बताता है कि जेल की पॉलिसी और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बिना वजह किसी भी कैदी को उसके सेल से ट्रांसफर नहीं कर सकता, जब तक कैदी खुद ट्रांसफर लेने की बात न कहे, या फिर जब तक सेलमेट कैदी पर कोई जानलेवा हमला नहीं करता, तब तक वो किसी भी सेलमेट को सेल से ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल में आई और कहा कि उसे अब लिंकन की बातों पर पूरा भरोसा हो गया है। वेरोनिका लेटिसा की मौत के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि लिंकन को फंसाने में गवर्नमेंट के लोग और सीक्रेट सर्विस के लोग भी शामिल है। ये सब सुनने के बाद लिंकन वेरोनिका को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसमें कुछ लॉयर भी है। लिंकन बताता है कि वो लोग इस केस में लिंकन की मदद कर सकते हैं, इसीलिए वेरोनिका उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस उन लोगों से मिलने पहुंच गई, लेकिन पूरे केस को समझने के बाद वो लोग वेरोनिका को लिंकन की मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए वेरोनिका निराश होकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। तभी हम डैनी को देखते हैं जो वेरोनिका पर नजर रख रहा था। फिर डैनी पॉल को कॉल करके वेरोनिका के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि उस समय पॉल वेरोनिका के घर की तलाशी ले रहा था। आगे हम वेरोनिका को एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हुए देखते हैं। ये वही ऑफिसर था जिसने लिंकन को गिरफ्तार किया था। तब पुलिस ऑफिसर बताता है कि जब उन लोगों ने लिंकन के घर पर रेड की, उस समय लिंकन वाइस प्रेसिडेंट के भाई के खून से सने कपड़ों को धो रहा था। तब वेरोनिका समझ गई कि वो ऑफिसर भी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो बिना उसकी बातों पर भरोसा किए वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी निक नाम का एक आदमी वेरोनिका के पास आता है। निक उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जिसके बारे में लिंकन ने वेरोनिका को बताया था। निक वेरोनिका को बताता है कि वो लिंकन के केस में उसकी मदद करने तैयार है, जिसके बाद वो दोनों लिंकन से मिलने जेल गए। तब लिंकन बताता है कि जब पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंची, तब वो अपने कपड़े धो रहा था और उसने सीडमैन के कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। तब निक बताता है कि लिंकन के फिंगरप्रिंट खून की गई गन पर मिले हैं। लिंकन बताता है कि जिस आदमी ने उसे सीडमैन को मारने की सुपारी दी थी, उसी आदमी ने पहले लिंकन से बहुत सारी गन की टेस्टिंग करवाई थी, जिससे उन गन पर लिंकन के फिंगरप्रिंट छप गए और उन्हीं फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लिंकन को फंसाया गया है। कहानी में आगे हम सुकरे को देखते हैं जो जेल के फोन बूथ से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। तब सुकरे की गर्लफ्रेंड बताती है कि वो अब सुकरे का और वेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अब एक फैमिली की जरूरत है, इसीलिए अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। मतलब अब सुकरे की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहती है। उधर माइकल जब नहाकर बाहर आया, तब हाई वायर उसके टैटू को ध्यान से देखने लगा और टैटू को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि माइकल की बॉडी पर कोई आम टैटू नहीं है, बल्कि वो किसी तरह का पैटर्न है। ये सुनते ही माइकल के होश उड़ गए, इसीलिए वो अपने टैटू को टॉवल से ढककर वहाँ से चला गया। वही दूसरी तरफ सुकरे का दोस्त हेक्टर उससे मिलने जेल आया और बताया कि सुकरे की गर्लफ्रेंड अब उससे नहीं मिलना चाहती और अब हेक्टर उसका नया बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही सुकरे भड़क गया और हेक्टर पर गुस्सा करने लगा। उधर माइकल क्यूट प्रिजन के लिए जेल के मेडिकल गार्डनिंग वाले एरिया में जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बेलिक भी वहाँ पहुँच गया। तब माइकल को वहाँ देखकर बेलिक को उस पर शक होता है, इसीलिए वो माइकल की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब बेलिक माइकल को टॉर्चर करता है और कहता है कि माइकल उसकी परमिशन के बिना वार्डन से किसी भी तरह की मदद मांगने नहीं जा सकता। यहाँ बेलिक हाई वायर के ट्रांसफर की बात कर रहा था। आगे रात होने पर माइकल जब अपने सेल में सो रहा था, तब हाई वायर उसके कपड़े फाड़कर उसके टैटू को ध्यान से समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में माइकल की नींद खुल गई। तब हाई वायर बताता है कि माइकल की बॉडी पर किसी तरह का मैप बना हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाया कि मैप किस जगह का है। अगले दिन हे वायर माइकल का पीछा करने लगा और उसके टैटू को एक पेपर पर ड्रॉ करने लगा ताकि वो समझ सके कि आखिर वो किस जगह का मैप है। तब माइकल जॉन अब्रूजी से मिलता है और उसे किसी तरह का केमिकल अरेंज करने कहता है। जॉन माइकल को उसके नए बताए हुए केमिकल लाकर दे देता है। तब माइकल उस केमिकल को हाई वायर के टूथपेस्ट में मिला देता है। अगले दिन सुकरे माइकल के पास आया और बताया कि वो उसके प्लान में शामिल होने तैयार है और वो
किसी भी हाल में जेल से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त हेक्टर से शादी करे। इसके लिए वो उसके सेल में आने को भी तैयार है। सुकरे की बात सुनकर माइकल को खुशी होती है, लेकिन जैसे ही माइकल अपने सेल में पहुंचा तब उसने देखा कि हाई वायर ने माइकल की बॉडी के टैटू आधे से ज्यादा पेपर पर ड्रॉ कर लिए थे। ये देखकर माइकल के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो पकड़ा जा सकता था। इसीलिए माइकल उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना सिर सेल के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगा, जिसके तुरंत बाद माइकल गार्ड को आवाज लगाता है। जब गार्ड वहां पहुंचे तब उन्होंने माइकल के सर से खून बहते हुए देखा और उन्हें लगा कि हाई वायर को पैनिक अटैक आया है, इसीलिए वो अपने सेलमेट को पीट रहा है। इसीलिए गार्ड हे वायर को पकड़कर वहां से साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद सुकरे को वापस माइकल के सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और माइकल का भी यही प्लान था। अगले दिन माइकल इंसुलिन लेने अस्पताल में गया, लेकिन उस समय डॉक्टर सारा नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर माइकल अस्पताल के गटर में वही केमिकल डाल देता है जिसे उसने हे वायर के टूथपेस्ट में भरा था। अब माइकल ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। रात होने पर माइकल ने टॉयलेट के पीछे का पत्थर ढीला कर दिया था, जिसके बाद माइकल सुकरे को अपनी बेसुरी आवाज में जोर जोर से गाना गाने कहता है। तब सुकरे जोर जोर से गाना गाने लगा। सुकरे का गाना सुनकर ब्लॉक के सभी कैदी गुस्सा करने लगे और शोर मचाने लगे। इस बात का फायदा उठाकर माइकल उस पत्थर को जोर से लात मारता है, जिससे वो पत्थर निकल गया और टॉयलेट के पीछे सेल से बाहर निकलने का रास्ता बन गया। कुछ देर बाद बेलिक वहाँ आकर सबको शांत करता है और जब सब कुछ शांत हो गया तब माइकल उस रास्ते से अपने सेल से बाहर निकलता है। वही दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसके घर पर पॉल का कॉल आता है कि उनके माइकल को उस प्रिजन से ट्रांसफर करके दूसरे प्रिजन में भेजने के ऑर्डर को मंजूरी मिल गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि माइकल लिंकन का भाई है और पॉल नहीं चाहता था कि माइकल अपने भाई लिंकन के साथ एक ही जेल में रहे। अगले दिन पॉल और डैनी वार्डन से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं और उसके माइकल के ट्रांसफर ऑर्डर के बारे में बताते हैं, लेकिन वार्डन पॉल की सारी बात सुनने के बाद भी माइकल के ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि माइकल ताजमहल का रेप्लिका बनाने में उसकी मदद कर रहा था। तभी पॉल वार्डन को एक एनवलप देता है जिस पर टेल्डो शब्द लिखा था। उस शब्द को पढ़ते ही वार्डन चौंक गया। एनवलप में एक जवान लड़के की लाश की फोटो थी जिसका नाम विल था। पॉल वार्डन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर उसने माइकल का ट्रांसफर रोकने की कोशिश की तो वो उस एनवलप के बारे में उसकी वाइफ को बता देगा। अब उस एनवलप को लेकर वार्डन परेशान क्यों हो गया, इसके पीछे की कहानी हमें आगे पता चलेगी। उधर लिंकन, माइकल, सुकरे और जॉन अब्रूजी एक जगह पर मीटिंग करते हैं। तब जॉन को पता चलता है कि लिंकन माइकल का भाई है और उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद है वो सब माइकल के साथ जेल से भागने वाले हैं। आगे माइकल बताता है कि उसे रात में कुछ देर के लिए अपने सेल से बाहर निकलना होगा, इसीलिए बाकी लोगों को उसके वापस आने तक सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा। माइकल जॉन से कहता है कि उसे किसी भी हालत में वार्डन के ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनानी होगी। आगे मीटिंग खत्म करने के बाद माइकल जब अपने सेल में वापस आया तब वो वहाँ वार्डन को देखकर चौंक गया, क्योंकि वार्डन उस टॉयलेट के पास बैठा था। तब वार्डन माइकल के पास आकर बताता है कि अगले दिन माइकल को किसी दूसरे प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही माइकल के चेहरे के रंग उड़ गए। माइकल वार्डन से रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि लिंकन उसका भाई है और 3 हफ्ते बाद उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया जाएगा, इसीलिए उसे अपने भाई की मौत तक उसी जेल में रखा जाए। लेकिन वार्डन माइकल की रिक्वेस्ट को खारिज कर देता है और ना चाहते हुए भी वो माइकल से कहता है कि उसे अगले दिन उस जेल से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि वार्डन को पहले ही ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आगे लिंकन जब चर्च में बैठा था तब माइकल अपने भाई के पास जाकर अपने ट्रांसफर होने की खबर सुनाता है। ये सुनकर लिंकन को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि माइकल ने उसमें एक नई उम्मीद जगा दी थी कि वो अपने भाई को जेल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अब लिंकन को सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही थी। तब माइकल अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि कैसे उसने अपने भाई लिंकन के साथ कुछ अच्छे पल गुजारे हैं। फिर माइकल लिंकन से कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। आगे माइकल चार्ली से मिला और उसे अपने ट्रांसफर के बारे में बताया। तब चार्ली बताता है कि उसे एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें वो ये लिख सकता है कि उसे दूसरे प्रिजन में जाने से कोई एलर्जी या कोई परेशानी होगी, जैसे किसी से मौत का खतरा हो सकता है। एप्लीकेशन देने के बाद जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक उसे उसी जेल में रखा जाएगा। दरअसल चार्ली उस जेल में पिछले 30 सालों से है। इस बीच उसे कई बार ट्रांसफर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसी पैतरे का इस्तेमाल करके कई सालों से टिका हुआ है। तब माइकल ने एक लंबी एप्लीकेशन लिखी और उसे बेलिक के जरिए वार्डन तक पहुंचा दी। वही दूसरी तरफ वेरोनिका और निक उस वीडियो की जांच कर रहे थे जिसमें लिंकन को गोली चलाते हुए दिखाया गया, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें उस टेप में कुछ गड़बड़ दिखाई दी। जैसे कि वीडियो में 9 mm की गोली चलाने पर भी लिंकन के हाथ पर कोई झटका नहीं दिखता और लिंकन के जाने के बाद कोई और आदमी फ्रेम में आता है। इसका मतलब ये है कि वीडियो को एडिट किया गया है। इसीलिए निक अपने एक दोस्त की मदद से वीडियो की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है। तब उसके दोस्त ने बताया कि वीडियो में विजुअल एडिटिंग नहीं की गई, लेकिन ऑडियो में गड़बड़ है। अगर गोली पार्किंग में चलाई गई है तो शूट करने की आवाज में गूंज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आवाज अलग जगह पर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये सब प्रूव करने के लिए उन्हें ओरिजिनल वीडियो टेप की जरूरत होगी, वरना कोर्ट उसी वीडियो टेप को असली मानेगा। इसीलिए निक और वेरोनिका पार्किंग की ओरिजिनल टेप लेने नेशनल आर्चीव के ऑफिस जाते हैं। तब उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड रूम में काफी ज्यादा पानी लीक हो गया था और इस वजह से वहाँ रखे सारे रिकॉर्ड खराब हो गए। उधर माइकल अपने प्लान पर काम करते हुए अपनी सेल से बाहर आता है और अपने टैटू के नक्शे को फॉलो करते हुए प्रिजन की छत की ओर जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचते ही एक गार्ड वहां आ गया और माइकल के ठीक नीचे खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा।
लगा। माइकल छुपकर उसके ठीक ऊपर लटक जाता है। माइकल को लग रहा था कि अगर कुछ देर और गार्ड वहाँ से नहीं गया तो वो पक्का पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही गार्ड वहाँ से चला गया। तब माइकल भी अपने सेल में वापस आ गया। सेल में वापस आने के बाद माइकल सुकरे को बताता है कि उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। आगे जॉन ओब्रूजी और उसके आदमी भी प्लान में जुट गए। वो जेल में छोटी सी भगदड़ मचा देते हैं। तभी उनकी भगदड़ को रोकने के लिए कुछ गार्ड वहाँ पहुँच गए और इस मौके का फायदा उठाकर जॉन एक गार्ड की चाबी की छाप सोप पर ले लेता है। आगे जॉन ने प्लास्टिक और चॉकलेट की मदद से डुप्लीकेट चाबी बना ली। उधर रात होने पर वार्डन अपने घर गया, लेकिन वहाँ पॉल और डैनी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग फिर से वार्डन पर दबाव डालते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो माइकल का ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो उसके अतीत की सच्चाई उसकी वाइफ को बता देंगे कि उसका एक नाजायज बेटा था जिसका नाम विल क्लेटन था, जो अब मर चुका है। इसीलिए वार्डन मजबूरी में माइकल की इंजेक्टिव रिलीफ वाली एप्लीकेशन को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन माइकल वार्डन के ऑफिस में ताजमहल का रेप्लिका कंप्लीट करने जाता है। तब माइकल वार्डन से उसके ऑफिस में रुकने कहता है, क्योंकि माइकल के मुताबिक वो रेप्लिका अभी गीला था, इसीलिए उसके सूखने तक माइकल को उसे पकड़ कर रखना होगा, वरना उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वार्डन ने माइकल को अपने ऑफिस में रुकने की परमिशन दे दी। लेकिन कुछ ही देर बाद वार्डन के ऑफिस के सामने से कुछ कैदी गुजरते हैं, जिनमें से एक जॉन ओब्रूजी भी था। वो बिना किसी को पता चले वार्डन के ऑफिस के लॉक को डुप्लीकेट चाबी से खोल देता है। तब माइकल किसी को बिना पता चले वार्डन के ऑफिस से बाहर आकर बाकी कैदियों में शामिल हो गया। लेकिन जब कैदी की गिनती होती है तो माइकल अपनी जगह पर नहीं मिलता। तब गार्ड अलार्म बजाते हैं और हर जगह माइकल की खोजबीन शुरू हो जाती है। तब वार्डन बेलिक को वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि माइकल उसके ऑफिस में है। लेकिन तभी एक गार्ड वार्डन के ऑफिस में झांकता है और उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। तब हम माइकल को प्रिजन की छत पर देखते हैं, जहाँ से वो पुलिस की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। मतलब वो ये देखना चाहता था कि कैदी के गायब होने पर पुलिस कौन से रास्ते पर छानबीन करती है, और उसे पता चल गया कि भागते समय उन्हें कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। उधर वार्डन को जैसे ही पता चला कि माइकल उसके ऑफिस में नहीं है, तब वो जल्दी से भागता हुआ अपने ऑफिस में आया। लेकिन तभी माइकल वार्डन के ऑफिस में मिलता है। माइकल कहता है कि वो ताजमहल के रेप्लिका के सूखने तक इंतजार कर रहा था, लेकिन बेलिक को शक हो जाता है। लेकिन वार्डन माइकल का सपोर्ट करता है और बताता है कि वो खुद भी वहाँ था। आगे वार्डन बताता है कि पेपर वर्क में हुई गलती के कारण माइकल का ट्रांसफर अब फिर से तय हो गया है। ये सुनते ही माइकल भड़क गया। उधर वेरोनिका और निक जब वापस अपने अपार्टमेंट में आए, तब वेरोनिका देखती है कि वहाँ चोरी हो चुकी है और वीडियो फुटेज भी गायब है। तब वेरोनिका को निक पर शक होता है। वही दूसरी तरफ माइकल को ट्रांसफर के लिए तैयार किया जा रहा था। अब माइकल भी हार मान चुका होता है, इसीलिए वो बोल्ट और अपना कागज का एक डक वही छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वार्डन ने अचानक उसका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। वो माइकल के डायबिटीज होने का बहाना बनाता है और उसे वापस जेल में भेज देता है। बाहर पॉल और डैनी वार्डन को ये सब करते हुए देख रहे थे, लेकिन वार्डन को अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने अतीत का सामना करने को तैयार था। आगे घर जाकर वार्डन अपनी वाइफ को अपने पास के सारे सीक्रेट बता देता है।